नमस्कार। सभा में मौजूद सभी लोगों को प्रणाम है। तीन बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित लोग हमारे समाज के इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम संवाद में जुड़े हुए हैं। दरअसल संवाद इसलिए भी ज़रूरी है कि संवाद से ही चीज़ों का, समस्याओं का हल निकलता है। तो ये जो बहुत ही सराहनीय पहल अमर उजाला परिवार की तरफ से की गई है, मैं आप तीनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। और क्योंकि हम बात बहुत ही बड़े मुद्दे और अहम मुद्दे पर करने वाले हैं जिसमें हम सबका भविष्य निर्भर है। बात होने वाली है शिक्षा की। सत्र का नाम दिया गया है उत्तराखंड रोशन राहें, और आप ही सबके सानिध्य में, मार्गदर्शन में उत्तराखंड क्या पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का, यूथ का, युवाओं का जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता, उन्नति का रास्ता साफ होगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा प्रोफेसर जगदीश कुमार जी से। बहुत ही जाने माने अकेडमिशियन हैं, अभी यूजीसी के चेयरमैन हैं, जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं। बहुत ही डेकोरेटेड पर्सन हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रोफेसर साहब ने वक्त निकाला और यहाँ देहरादून में हमारे साथ जुड़े आके। तो मेरा पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे ही है। खास तौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, क्योंकि हम उत्तराखंड में मौजूद हैं, देहरादून की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, हम देखते हैं, हालांकि मेहमानों से जो बात संजय अभिज्ञान जी कुछ देर पहले बोल रहे थे, उन्हीं से मैं क्यों लेकर बोल रहा हूं कि पहला सवाल कठिन नहीं पूछना चाहिए, पर वक्त की कमी है, हम तीन लोग हैं, तो मैंने कहा कि कठिन से ही शुरू करते हैं। उत्तराखंड में हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल हैं अगर आप बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें, पर अगर आप उत्तराखंड को शिक्षा के हिंदुस्तान के मैप पे देखने जाएं तो उतनी प्रोत्साहक वाली स्टोरी नहीं दिखाई देती है। आप क्योंकि एकेडमिशियन हैं, आप आईआईटी मद्रास के हैं, आप जेएनयू में रहे हैं, आप यूजीसी में हैं, आप दिशा तय कर रहे हैं देश की शिक्षा व्यवस्था की। मैं आपसे पूछता हूं, जो ऐसे पहाड़ी राज्य हैं, जो दुर्गम राज्य हैं, उनके लिए क्या शिक्षा का मॉडल होना चाहिए? मैं अमर उजाला को धन्यवाद देना चाहता हूं और देवभूमि को मेरा प्रणाम। मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा मातृभूमि तेलुगु है, लेकिन कुछ व्याकरण का मिस्टेक्स हुए तो क्षमा कीजिए। देखिए, आप उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्कूलिंग सिस्टम है और हायर एजुकेशन का होता है, अच्छी स्कूलिंग सिस्टम बुनियाद होता है। तो मैं उत्तराखंड को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छी स्कूलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके पूरा देश को एक रोल मॉडल बना दिया। और देखिए, पूरा देश में भी बहुत अच्छी विश्वविद्यालय है और उत्तराखंड से बहुत छात्रों ने हमारा अच्छी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। और देखिए, अब हमारा देश में more than 1,000 universities are there, more than 45,000 colleges are there। और NEP 2020 इम्प्लीमेंट करने समय में हम पूरा देश में कैसा इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में हम बहुत कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड को कि नई यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रिसेंटली पिछले महीने ने हम एक सिंप्लीफाइड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ का रेगुलेशंस को हम अनाउंस किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आप बातचीत कीजिए और ये रेगुलेशन में हम एक डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशंस का भी सुविधा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है इंस्टीट्यूशन हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम और हमारा इंडियन ईथोस, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, स्किल एजुकेशन, ऐसे डिसिप्लिन्स में
नई यूनिवर्सिटीज खोलने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खोलने के लिए, नया यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए हम कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी तरफ से हम पूरा मदद देंगे। मेरे साथ घनशाला साहब भी बैठे हुए हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया में शायद 55th रैंक पे आई है इस बार। ग्राफिक्स एरा उसका नाम है। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा, पहले मैं मैम के पास जाना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी सुरेखा जी के पास है। मैम, वही सवाल उसको मैं, क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य की बात करते हैं। हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं, हम टूरिज्म की बात करते रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में ऐसा और कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सरकार के पास, इस सिस्टम के पास, कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया आयाम बनाएं। हम अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो आईआईटी रुड़की के बाद उत्तराखंड में मुझे कुछ और बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम सोचने का वक्त लगता है, समय लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, क्या करना चाहिए, क्या चुनौतियां आ रही हैं और कैसे आप उससे दूर हो पाएंगे? बहुत बहुत आभार अमर उजाला का कि एक संवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और शिक्षा को एक सत्र दिया। नई राहें, सुनहरी राहें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। इससे पहले मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर पे सारे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं आदरणीय जगदीश जी, आपने जब से आप यूजीसी के चेयरमैन बने और एनईपी 2020 में बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस, मुझे लगता है कि रात और दिन यूजीसी में काम हो रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। और नए ड्राफ्ट क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होगा, कैसे डिफरेंट स्टेप्स हमारे अंडर ग्रेजुएट डिग्री को मिलेंगे। सवाल बस ये है, इम्प्लीमेंटेशन करने का काम वाइस चांसलर्स का है। वो उस फ्रेमवर्क को, उस गाइडलाइन को, उस विजन को कैसे अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहें, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं आती हूँ, उस यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा विजन आदरणीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने रखा था। और जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जेएनयू का मिनी वर्जन वो उत्तराखंड में खोलना चाहते थे। और वो यूनिवर्सिटी का स्वरूप, स्कूल्स उसमें डिफरेंट हैं, जेएनयू से मिलता जुलता है। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, 5 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, 6वीं अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अलग से स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस है। ऐसे 8 स्कूल, और एक अभी हमने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन संस्थान, जो बिल्कुल समर्पित रहेगा उत्तराखंड के हिमालय की स्टडीज़ को, उसके डॉक्यूमेंटेशन को, रिसर्च बेस्ड रहेगा। ये एक नवे स्कूल की तरह हमने उसको स्थापित किया है। जो मेन प्रॉब्लम है एक्सक्लूसिवली अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो जो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री है, ये एक हिस्टोरिकल डिसकनेक्टेडनेस है, जिसको अब नई एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस कर रही है। उसके जो वेरियस स्टेप्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उसकी जो हायरार्की है कि हायर लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है। यहाँ पे जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, हायर डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है पीएचडी, मास्टर्स एंड देन अंडर ग्रेजुएट। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हम हाईएस्ट आउटपुट दे रहे हैं पीएचडी, वो इंडस्ट्री के लोएस्ट में एब्जॉर्ब होना चाह रहा है। आप कई बार अखबार में न्यूज पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज पढ़ते हैं कि एक पीएन की नौकरी के लिए इतने पीएचडी आए, इतने एमटेक आए, इतने बीटेक आए। तो ये जो इम्बैलेंस है कि हमारी जो जिसमें आई थिंक मास्टर्स वुड हैव सफाइज्ड अगर वो उस लेवल पे इंडस्ट्री में जाना चाहता है। जो मैंने डॉक्टर जगदीश जी का जिक्र किया, आपने बिल्कुल एक्सप्लिसिटली अपने निर्देशों में कहा है कि फर्स्ट ईयर में जो सर्टिफिकेट कोर्स करें उसमें एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चा उसे एग्जिट करेगा तो कहाँ जाएगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो तय की है कस्तूरी रंगन जी ने, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, हम उसे लेवल वाइज उसमें क्वालिटी डालें। फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मार्केट में आए तो इंडस्ट्री उसको उस लेवल पे, क्योंकि उससे आपके वेजेस का भी गड़बड़ ना हो कि पीएचडी का बच्चा 15,000 ले रहा है, बीटेक का बच्चा 10,000 ले रहा है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए।
2 साल में वो डिप्लोमा करे तो वो उस लेवल पे चला जाए, 3 साल में डिग्री कोर्स है, और 4 ईयर में पीएचडी वो करे जिसका इंक्लिनेशन हो, दैट इज डिग्री ऑनर्स प्लस रिसर्च डिग्री। तो जो डिवैल्यूएशन है, मेन क्वालिटी का इशू है। हम लोग आपके नेतृत्व में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जड़ से जगत तक कहा है कि रूटेड भी रहें, वैल्यू एडेड भी रहे, अपनी परंपराओं अपनी संस्कृति से भी जुड़ी रहें, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में छाए ऐसा भारत की शिक्षा प्रणाली हो। दून यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड, अगर मैं कहूँ, इस दिशा में अग्रसर है। बहुत जल्दी आप हमें किसी मैप में कहीं एक स्टेट यूनिवर्सिटी को जरूर देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली डीएसटी ने, हमें बहुत बार अपने प्रोग्राम के लिए, जो अभी तक केवल आईआईटी में जाते थे, एक माइंडसेट को चेंज करने की भी ज़रूरत है कि जो बड़ा काम है वो शायद केवल आईआईटी में होता है। हमने सर्व की बहुत सी कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ करा दी। अभी कल से हमारे डीएसटी की बहुत हाई लेवल की कमिटी, जिसमें कि इंस्पायर फेलोशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होना है पूरे देश के लिए, वो दून यूनिवर्सिटी होस्ट कराने जा रही है। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर स्टेट पे कभी फाइनेंशियल रन, हम लोग उसे कर रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मैम। थैंक यू। कमल साहब, ये इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। आपने ग्राफिक्स एरा के नाम से कई साल पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया। आज आप फैल चुके हैं उत्तराखंड में, कई सारे कोर्सेज आप चला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो बात अभी जगदीश जी बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब, कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को और प्रिविलेजेस देने की बात की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में, कितना फ़ायदा आपको दिखता है कि इसके बाद छात्रों को भी और यूनिवर्सिटीज़ को भी अच्छा टैलेंट मिलेगा? देखिए, जो यूजीसी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए नए रेगुलेशंस आए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट 100 में पिछले 4 वर्षों से है, अभी 55th रैंक में है, इनोवेशन में भी 5200 रैंक में है। तो ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को एक्सपेंशन के बड़े अच्छे इसमें जो है अवसर मिलते हैं। और प्रोफेसर जगदीश के बारे में अगर बोलना हो तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि ये हायर एजुकेशन का स्वर्णिम युग है, जिसकी शुरुआत इन्होंने की है। बहुत से रेगुलेशंस चेंज कर दिए हैं, और प्रोफेसर जगदीश को लाइट बट टाइट रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। तो मतलब ज़्यादा झमालेदार रेगुलेशंस नहीं होते, लाइट होते हैं, लेकिन इनका, क्योंकि आईटी का इतना अच्छा इनका अपना अनुभव है कि अब एक ही डेटाबेस सारे यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट करना है, और सारा डेटा जिसको भी चाहिए रैंकिंग के लिए, एक्रीडेशन के लिए, सब वहीं से निकल जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम पे प्रोफेसर जगदीश के नेतृत्व में, क्योंकि बहुत से चेंज आ गए हैं, आपको पता है एबीसी आ गया है, इसका मतलब आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट एक बच्चे को दे सकते हैं। कभी भी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच ओवर कर सकता है, और कभी भी वो जो है एक फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने, इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही है, हम लोगों को उनसे कोलैबोरेट करने के लिए नॉर्म्स बनाए, और जो फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटी हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती हैं। हमारे बच्चे वहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम ले सकते हैं, 2+2 ले सकते हैं, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्वर्णिम युग आ गया है। लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा कचोट रहा है, क्योंकि मैं उत्तराखंड में 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। जब मैं 1992 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर्नाटका यूनिवर्सिटी से करके देहरादून में आया था, तो उस समय यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय आप स्कूली एजुकेशन में तो टॉप में थे, लेकिन उस समय प्रोफेशनल एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। सो 93 में तो मेरे पास सीमित बजट था, 29,000 रुपीज़ में कंप्यूटर असेंबल करके अपने ही घर से मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स के कोर्सेज शुरू किए। मैं उस समय ऑटोडेस्क का ऑथराइज ट्रेनर भी था। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डेवलप भी किए, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों को कंप्यूटराइज किया, और उनके सेशन उससे काफ़ी नियमित हुए। उसके बाद ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1998 में मैं लेके आया। तो उस समय ये पहला प्रोफेशनल एफिलिएटेड कॉलेज था।
अब 25 साल हो गए उस बात को लेके, जिसमें हमने BCA और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री प्रोग्राम शुरू किए थे। 2000 में MCA आया, 2001 में हम लोग इंजीनियरिंग लेके आए। इस तरह आगे बढ़ते रहे और 2008 में उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला और पिछले 4 वर्षों से हम टॉप 100 में हैं। और IIT रुड़की के अलावा अगर कोई टॉप 100 में सबसे पहले उत्तराखंड से आया तो वो ग्राफिकरा ही था। और इंजीनियरिंग में पिछले 5 वर्षों से टॉप 100 में है और इस समय हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 55 है। और जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ये सोने में सुहागा है। एक तो हमारी एक ठीक सी पोजीशन में हम आ गए हैं आगे बढ़ने की, और दूसरा इतने अच्छे रेगुलेशंस हैं तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और अभी आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 200 में हमारे 2 IIT और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर आता है। मुझे पूरी उम्मीद है प्रोफेसर जगदीश के नेतृत्व में अगले आने वाले 2-3 साल में बहुत सी यूनिवर्सिटीज, हमारी हम सब की सभा में मौजूद सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है कि टॉप 100 के 100 आप ही के इंस्टीट्यूट से आए। लेकिन प्रोफेसर जगदीश, सुरेखा जी ने बहुत कहा आपके बारे में, कंसाला साहब ने भी कहा। एक चीज़, क्योंकि हम वक्त की कमी है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सवाल भी बहुत से खड़े हो रहे हैं। अपोजिशन के जो लोग हैं, जो सरकार विरोधी लोग हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी अपने एजेंडे को थोप रही है। आपको लगता है कि क्या आप ये सब कुछ अपने जो सीनियर्स हैं उनके कहने पे कर रहे हैं और ये सिर्फ एक एजेंडा मात्र है पूरा करने का? क्या जवाब देना चाहेंगे अपने विरोधियों को आप? देखिए, अब तो अमृत काल में 2047 तक हम हमारा देश को किधर देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा देश पूरा दुनिया में एक लीडर होना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में। ये एक बात है। दूसरा, हमारा छात्रों के लिए हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और हमारे छात्रों को फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस देना चाहते हैं, जैसा मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट, ABC, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसा बहुत विभिन्न रिफॉर्म्स हम हायर एजुकेशन में ला रहा है। तो हमारा देश को हम एक लीडर जैसा हम दुनिया में देखना, कौन विरोध करेगा इसको? तो आप NEP 2020 को विरोध करें तो हम हमारा देश को भी आप रोकने के लिए आपका सोच है। हमारा देश 2047 तक एक लीडर बनना चाहिए तो इसको कौन करेगा? हमारा यंग लोग करेगा। यंग लोगों को हम हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना है हमारा देश को आगे लेने के लिए। तो मैं मैं सोचता हूँ कि जो NEP 2020 को विरोध कर रहा है ये हमारा देश का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को भी रोकने के लिए इनका सोच है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी लोग NEP 2020 को समर्थन करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कंसेंट भी दिया है, आपके ट्वीट्स में देख रहा था पिछले दिनों। लेकिन प्रोफेसर साहब, उसमें काउंटर, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, ये कहते हैं विरोधी लोग कि अगर आप इतिहास को मिटा देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं NCERT की बुक्स की बात कर रहा हूँ जिसका आप पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि जो चीज़ें हटाई गई महात्मा गांधी जी के बारे में, आपने उसको, जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनको आपने क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट कुछ लोगों ने अपने नाम एडवाइजरी पैनल से वापस लेने की चिट्ठी लिखी, पर्सिकर साहब ने, योगेंद्र यादव ने, आपने उन पर सवाल खड़े किए। तो अगर आपकी चीज़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो एक विरोध पक्ष तो है आपके पास, तो ये आप सबको साथ लेके 2047 तक कैसे चलेंगे? देखिए, हमारा देश तो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सभी लोग अपनी ओपिनियन को सामने रख सकते हैं। कोई हमारा NCERT बुक्स का, टेक्स्ट बुक्स का जो रिविजिट कर रहा है, रेशनलाइजेशन कर रहा है, इसको मैं विरोध नहीं समझता हूँ कि इनका ओपिनियन इन्होंने सामने रखा। लेकिन ये भी हम देखना चाहिए कि हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, अब वक्त बदल रहा है, बहुत चेंजेस आ गया है इस फील्ड्स में भी। इसीलिए
साइंस में भी। इसलिए हम जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं इसको भी जोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा टेक्स्ट बुक्स में। और आप हिस्ट्री के बात आपने बताया, हमारा हिस्ट्री को भी हम रिवाइज करना चाहिए, इसलिए कि हम बहुत गैप्स है। जैसा हमारा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को हम लिखा, बहुत गैप्स हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखिए और साउथ इंडिया में बहुत हिस्ट्री है, इसको हम हमारा हिस्ट्री बुक्स में लिखा ही नहीं। इसलिए एनसीईआरटी हमारा एग्जिस्टिंग हिस्ट्री बुक्स को एक्सपैंड करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। और सिमिलरली साइंस में भी कोविड समय में कुछ रेशनलाइजेशन किया, कुछ सिलेबस को ड्रॉप किया, और आगे समय में इसको रिवाइज करके बहुत कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट बुक्स को लाएंगे एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी हमारा देश का एक प्रमुख संस्था है। इस संस्था को हम सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और जो टेक्स्ट बुक्स लिखेंगे वो एक्सपर्ट्स लिखते हैं, एक्सपर्ट्स को इनका काम करने दीजिए, और आपका जो ओपिनियन है आपको बताने का आपका हक है। वेरी हम्बली आई एम सबमिटिंग दिस, बट वही एक्सपर्ट तो विरोध कर रहे हैं, योगेंद्र यादव, सुहास पलसीकर, कि हमको हमारे नाम वापस ले लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम सबका भविष्य उस पर निर्भर करता है। आज के वक्त में मान लीजिए कि चीजें बदल जाती हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो नई सरकार आएगी, नया सिस्टम बनेगा यूजीसी में, एनसीईआरटी में, वो पुरानी चीजें फिर हटा देगा। तो जो छात्र है वो तो उसका तो करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक समग्र नीति क्यों नहीं बन सकती है कि सब आपस में बैठे चर्चा करें, कुछ आपकी बात हो, कुछ उनकी बात हो, तर्क हो, वितर्क हो, कुतर्क ना हो। देखिए, जैसा हम एनईपी 2020 के लागू किया, सभी स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेके हम किया। एनसीईआरटी भी स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेके, एक्सपर्ट्स का फीडबैक लेने के बाद ही इसको रिवाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ जो सो कॉल्ड एकेडमिशियंस आप कहते हैं, मुझे लगता है इनका काम यही है कि जो अच्छी काम हम एजुकेशन फील्ड में करना चाहते हैं, इसको विरोध करना, ये मुझे लगता है इनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो एनसीईआरटी हो, एनईपी 2020 हो, हमारा देश का प्रगति के लिए है। तो मेरा निवेदन है कि हमारा देश का प्रगति को आप मत रोकिए। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आप दोनों के पास भी आता हूँ। एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप जेएनयू के वाइस चांसलर रहे। जेएनयू का जैसी यूनिवर्सिटी बनाने की बात, दून यूनिवर्सिटी की बात मैडम ने की, जेएनयू को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। आज की डेट में जेएनयू को ऐसे पेंट कर दिया गया है कि जेएनयू में जो छात्र पढ़ते हैं या पढ़ने की मंशा रखते हैं, वो शायद भारत विरोधी सोच के होते हैं। आप उस यूनिवर्सिटी में 6 साल तक वाइस चांसलर रहे, क्या आपको लगा कि वहाँ भारत विरोधी ताकतें या भारत विरोधी विचारों को ज़्यादा तरजीह मिलती रही है पास्ट में? देखिए, मैं जेएनयू में 6 साल काम किया और इनसाइड आउटसाइड जानता हूँ जेएनयू को मैं। जो आप कह रहे हैं, जो मीडिया में आते हैं, ये सिर्फ एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स और फैकल्टी से होता है। मैं खुद देखा हूँ, जेएनयू में बहुत अच्छी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी होते हैं। इसलिए 2016 से अब तक ये 2nd रैंक है आफ्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये कैसा होगा? ये आंदोलन जीवी से नहीं होगा। जो साइलेंटली काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, रियल इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका वर्क से ये हमारा जेएनयू इतना बड़ी यूनिवर्सिटी बन गया। सिर्फ हमारा देश में नहीं है, पूरा दुनिया में जेएनयू का नाम है। ये हमारा देश का गर्व कारण है। प्रोफेसर सुरेखा, कमिंग टू यू एंड कमिंग बैक टू उत्तराखंड, नेशनल चीज़ों से, आपने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाले वक्त में मिलने वाला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप नई एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते हैं या लोगों को प्रेरित करते हैं उस तरफ जाने के लिए, क्या आपको भी विरोध के स्वर झेलने पड़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में? और अगर झेलने पड़ते हैं तो कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, ऐसा
कुछ नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि दून यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है, हमारा इनटेक लिमिटेड है और जो टीचिंग टॉट का रेशो है वो बहुत अच्छा है और बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध इसलिए नहीं हो सकता कि एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी आई है और जो आने वाली है, आने वाले 5 वर्षों में सब कुछ बदलने वाला है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी। अब जो एजुकेशन का स्वरूप हो गया, आप एनसीईआरटी की अभी बात कर रहे थे, स्टूडेंट के पास एक सोर्स नहीं है अपने ज्ञान को बढ़ाने का, मल्टीपल सोर्स है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो स्टूडेंट जो आज की पीढ़ी है वो बहुत ही स्मार्ट है, उसे हर सोर्स से पता लगता है उसको क्या पढ़ाया गया, क्या छोड़ा गया, किस पैटर्न पे पढ़ाया गया, तो उनके ज्ञान के जो सोर्सेज हैं वो अपने आप लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए कि आज बच्चे बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई करते रहें और आगे उनका कोई फ्यूचर ना हो, ऐसा नई जनरेशन इसको एक तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो जो मैंने पहले भी कहा कि एग्जिट हैं, एंट्री हैं और उनकी चॉइस है कि वो फिर अपनी जॉब करके, अपना कुछ अर्निंग करके, इफ़ दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, दे कैन कम बैक आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। और उनकी वो जो क्रेडिट की, जो हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, वो उनका खजाना है, वो उसमें उसे जमा करते जा रहे हैं और दूसरा वो क्रेडिट कहीं और से भी ले सकते हैं। आज अगर मुझे अपॉइंट कर दिया और मुझे कोई ज्ञान नहीं है तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है। अगर मेरे स्टूडेंट ने ये कह दिया कि आप जो पढ़ा रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऑनलाइन हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या जेएनयू से या डीयू से प्रोफेसर मेरी ही बात को, मेरे ही चैप्टर को पढ़ा रहे थे, मैंने उसे अर्न कर दिया, आप दून यूनिवर्सिटी के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसे जमा कर दीजिए और मैंने अपनी डिग्री का इतना क्रेडिट पूरा कर दिया। सो इतनी स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी भारत के इतिहास में कभी आई नहीं। और स्टूडेंट की वो आज़ादी की वो 40% ऑनलाइन कोर्सेज ले सकता है, 60% ऑफलाइन कोर्सेज ले सकता है और जहाँ से पूरे वर्ल्ड से जहाँ से मर्जी, अगर वो करिकुलम आपने सेट नहीं किया अच्छे से, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि फ्रेमवर्क यूजीसी ने बहुत अच्छे बनाए हैं, गाइडलाइन बहुत अच्छी है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। यदि इम्प्लीमेंटेशन में कहीं हम डाइल्यूशन कर लेंगे एज ए वाइस चांसलर, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद होगा। इसलिए करिकुलम डिज़ाइन में हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, एक्सपर्ट के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ, सबके साथ मिलके करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा है, प्रोवाइडेड कि ये अच्छी तरीके से मतलब पॉलिटिक्स ना हो, इस पे वाकई में छात्रों के लिए काम हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोफेसर कंसाला, समय की कमी है लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा और वो ये कि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो टूरिज्म की बात करते हैं, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई सुविधा है जहाँ पे आप एडवेंचर टूरिज्म को लेकर कोई कोर्सेज करते हो, लोगों को सिखाएं ताकि जो आपका नॉन टूरिस्ट सीजन होता है आप एक फौज तैयार कर सकें? देखिए, ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे गैरसैंण में यहाँ पे एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और खाली अगर वहाँ पे 1-2 सेशन होंगे तो उसमें कोई आदमी वहाँ पे होटल खोल के या गेस्ट हाउस खोल के पूरे साल तो बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे खाली 2-3 महीने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी जाएगी। ऐसे ही हमारे यहाँ धार्मिक टूरिज्म है जो 4 महीने 5 महीने चलता है, तो वहाँ पे भी अगर कोई आदमी कोई अच्छा रिसोर्ट, अच्छा होटल, होम स्टे खोलना चाहे तो बाकी के महीनों में क्या करेगा। इसलिए आपका बहुत अच्छा सजेशन है कि हम लोगों को एडवेंचर टूरिज्म की तरफ भी जाना चाहिए, जिसमें जाड़ों में जब बर्फ़ पड़ती है तो दुनिया भर के गेम्स होते हैं, वो सारे हमारे लोगों को ट्रेन किया जाए, युवाओं को, और उसमें हम जैसी यूनिवर्सिटी, जैसे आपने कहा एनईपी इसके लिए हमको एम्पावर करती है, हम जैसी यूनिवर्सिटी को आगे आके लोगों को तैयार करना चाहिए। और होम स्टे वगैरह के लिए भी हमारे पास होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, हम फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह बच्चों के लिए करा रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो अगर वो लोग होम स्टे कर रहे हैं या किसी होटल में एंट्री लेवल का जॉब कर रहे हैं तो उनको हाइजीन वगैरह का पूरा ज्ञान हो और एक रिस्पेक्टफुल जॉब वो लोग कर सके। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर पे भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। बाहर की जो एग्रीकल्चर है, बाहर की एग्रीकल्चर जो ज़्यादा तक ऑर्गेनिक है, और आपको पता है मोटे अनाज की बात हो रही है, पहाड़ में बहुत सा मोटा अनाज होता है। तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी हमें अपने लोगों को कराने चाहिए,
जैसे हमारे पहाड़ में जो एक जगह है छिनका, वहाँ पे कुछ हमारी बहनें रहती हैं जो बहुत दन वगैरह बनाती हैं, गलीचे वगैरह, और पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। तो उन लोगों को भी साथ में लेके ये सारे काम किए जा सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी यूजीसी ने की है वो ये है कि आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। कोई आदमी जो अपनी लाइन का एक्सपर्ट है, क्योंकि आप जानते हैं इंस्टीट्यूशंस में लोगों को प्रैक्टिकलिटी उतना ज़्यादा प्रोफेसर्स को जो फील्ड में नहीं गए नहीं मालूम होती, तो 10% आप ऐसे लोगों को ले सकते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, उनको आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बना सकते हैं, जो बच्चों को फर्स्ट हैंड ज्ञान जो है वो मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आगे आपको दिखाई देंगी। कंसारा जी, एक आखिरी सवाल प्रोफेसर जगदीश कुमार आपसे। आजकल बहुत कोशिश हो रही है फिल्मों के जरिए इतिहास को पढ़ाने की, फिल्मों के जरिए अध्यात्म को पढ़ाने की। एक फिल्म को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, आदि पुरुष को लेके, कि उसमें हनुमान जी के मुंह से जिस तरह के डायलॉग्स बुलवाए गए हैं वो बहुत ही अभद्र हैं, अश्लील है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है कि फिल्मों को सही परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उसका पूरे समाज पर असर होता है, देखने की और दिखाने की जरूरत है, या सिनेमेटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ भी दिखाया जा सकता है? आपका क्या टेक है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे? देखिए, आर्ट में, फिल्म में क्रिएटिविटी बहुत होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग का सेंटिमेंट्स को भी हम देखना चाहिए। हमारा देश में लॉर्ड हनुमान को बहुत प्यार करते हैं लोगों ने, लॉर्ड श्री राम को बहुत प्रेम करते हैं लोगों ने। तो जब हम फिल्म्स बनाते हैं, लोग का सेंटिमेंट्स भी देखना चाहिए। तो जो मूवी का नाम आप लिया, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगदीश, थैंक यू सो मच। सुरेखा जी, कंसाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन सो वेल। मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री वरुण महेश्वरी जी से, प्रेसिडेंट अमर उजाला, कि वे हमारे सभी पैनलिस्ट का यहाँ पर एक मोमेंटो द्वारा आभार व्यक्त करें, आपकी उन लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।